A very good morning to my good children. Children, today we are going to start with the civics chapter of class 7. It's chapter number 1, that is democracy. And in your NCERT, the chapter name is on equality. Okay? Means where there is equality, there is democracy. Okay? So, before I start with the chapter, let me tell you the meaning of democracy. So, democracy implies the rule of the common people. ठीक है, जो आम जनता के रूल को डेमोक्रेसी बोलते हैं. एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया, DEMOKRATIA, डेमोक्रेशिया. That means if we divide this word into two, that is demos means common people and kratos means पावर. ठीक है, सो ये दो वर्ड से बना है, डेमोस और क्रेटोस. इट मेक द वन वर्ड डेमोक्रेशिया. एंड डेमोस मीन्स कॉमन पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर, मीन्स दैट मीन्स पावर ऑफ द कॉमन पीपल. ठीक है चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी हैज चेंज्ड विद टाइम. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दैट in ancient Greece, democracy did not grant voting rights to the women and slaves. But the modern understanding of the democracy started to take shape in the late 18th century. Late 18th century में तो शेप थोड़ा सा मिलने शुरू हो गया डेमोक्रेसी को मॉडर्न टाइम में. तो न्यूजीलैंड जो है, इट बिकेम द फर्स्ट नेशन टू ग्रांट इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स एज अर्ली एज 1893. 1893 के दिनों में न्यूजीलैंड सबसे पहला नेशन बना जो सबको इक्वल अधिकार देता था वोटिंग राइट्स के. नाउ उसके बाद थिंग्स हैव बीन रैपिडली चेंज्ड. सो मोस्ट ऑफ द रैपिडली चेंज कैसे होगी बेटा? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हमारे वर्ल्ड में है टुडे, दे आर डेमोक्रेटिक. ठीक है, डेमोक्रेसी है सब में, बिकॉज दे ऑल ग्रांट इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल देयर सिटीजन्स. So in this chapter we will come to know that how the democracy gives equality to the people and how human rights grow with time. Now children, on your one side it is written 3 points in which dashes have to be filled. Now because I have made you understand, I've given you the explanation. So from these explanation you can give me the answers. So democracy means the rule of the people, है ना, लोग जहाँ पे रूल करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ओके, देन डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन, आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल्सो, इन ग्रीस, है ना. तो ग्रीस की एक एथेंस जगह है, वहाँ पे सबसे पहले जो है ओरिजिनेट हुआ डेमोक्रेसी, नियर अबाउट 508 से लेके 507 BC तक, है ना. Then your third point is dash is the largest democracy in the world. So it's obvious where it is largest. India is the largest democracy in the world. So here you could understand each and everything. So here in the warm up it is means teacher is explaining about democracy, and the one child, she is asking her teacher if democracy refers to the rule of the people, does it means everyone gets the chance to be a ruler? कि अगर डेमोक्रेसी आप कहते हो कि रूल ऑफ द पीपल है, क्या हर किसी को चांस मिल जाता है कि वो रूलर बन जाए? तो फॉर दिस द आंसर इज मे बी येस और मे बी नो, है ना. तो येस मीन्स कोई बन सकता है मेहनत से, और कई बार कईयों को मौका नहीं मिलता है. सो बोथ वे इट इज़ देयर. ओके, सो चिल्ड्रन, एवरी कंट्री नीड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना. हर कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए होती है. क्यों चाहिए होती है? ताकि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, मतलब अंदरूनी और बाहर के जो काम हैं उसके, उनको मैनेज कर सके. तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारे गवर्नमेंट की, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे वर्ल्ड में. और लाइक डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, इट इज़ देयर इन योर बुक, बट और बहुत सारी डिक्टेटरशिप है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना. तो कई तरह की आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो कई तरह की गवर्नमेंट है
पूरे वर्ल्ड में, बट इन दिस चैप्टर यू विल डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। सो जैसे ही टाइम बढ़ता गया ये जो फॉर्म्स हैं इसकी गवर्नमेंट की, बहुत सारी चेंजेस आई इनमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। लाइक किंग्स एंड क्वींस जो थे वो अभी भी कुछ कुछ कंट्रीज़ में उनकी पावर है, बट ज़्यादातर जो कंट्रीज़ में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज बन चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रॉम द नेम इट इज़ क्या, डेमोक्रेसी तो समझ आ गया बेटा, डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल। मोनार्की क्या हो गया, वेयर द रूल ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर देयर। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज क्या हुआ बेटा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क्स का रूल भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर एंड मोनार्क्स मीन्स किंग्स हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। मीन्स उनकी पावर जो है मोनार्क्स की वो लिमिटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा इसको लोग अपने पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का है, कंटिन्यू टू बी पावर टू द पीपल, है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का, कि जो पावर है लोगों के पास है और इक्वल ट्रीटमेंट है सबके पास, है ना, सबका इक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए आपके NCERT की चैप्टर में इक्वालिटी के नाम से है ये चैप्टर, ऑन इक्वालिटी, बिकॉज जहाँ पे इक्वालिटी है वहीं पे डेमोक्रेसी है। सो वैसे इफ़ वी से दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वो हर जगह पे इसका और ज़्यादा डीप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड हैव ओपिनियंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू। तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चल चुका है और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी वो अपने ओपिनियंस देते हैं। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ कर लेते हैं। तो इसके की एलिमेंट्स क्या हैं। अब देखिए बेटा, गवर्नमेंट को तभी हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं अगर वो जो अपनी पावर्स हैं वो लोगों को दे। ठीक है, किस तरह से लोगों को देंगी, टू प्ले अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना है, आपके देश के लिए लेना है, कोई लॉ बनाना है, उसमें वो लोगों का डिसीजन रोल, लोगों को बीच में इन्वॉल्व करती हैं, उनसे येस और नो मांगती है। सो तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जा सकता है उसे। सो बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है बाकी कंपैरेटिवली बाकी डेमोक्रेसी से। ठीक है, इन द गवर्नमेंट सिस्टम्स। तो इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो जैसे ही पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है पूरी दुनिया में, बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, वो गवर्नमेंट को कंसिडर करने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं। लाइक व्हेन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट को अपने माइंड में ये रखना पड़ता है कि लोगों के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना पड़ता है, लोगों को अपनी कंट्री की कम्युनिटीज़ के बारे में भी सोचना पड़ता है कि वो मेजॉरिटी में है या वो माइनॉरिटीज़ में है। मेजॉरिटी मीन्स लाइक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आपके देश में स्टेट में, जैसे आप हिंदूज़ ज़्यादा हैं और क्रिश्चियंस कम हैं, मुस्लिम्स कम होंगे और आपके सिख कम होंगे, तो मेजॉरिटी कौन हुई, हिंदूज़। और ऐसे माइनॉरिटी कौन सी हो गई, आपकी सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। ऐसे ही अगर आप पंजाब में चले जाओ, वहाँ पे सिख्स ज़्यादा होंगे और हिंदू कम होंगे, तो मेजॉरिटी किसकी होगी, सिख्स की होगी, है ना, और हिंदूज़ की माइनॉरिटी होगी। तो ये सब चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जब भी कोई वो लॉज और पॉलिसीज़ बनाते हैं, सब लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और इस पर्पज़ के लिए अ डेमोक्रेटिक कंट्री कंडक्ट्स इलेक्शन, इसी वजह से वो इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं ताकि लोग अपने वोट दे सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें। और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, एक डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसका मतलब होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए सब लोगों को इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने के लिए। और इंडिया में
हर एक सिटीज़न को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गारंटी किया गया है. दैट मीन्स everyone who is 18 years and above he enjoy the right to vote in order to elect representatives. जैसे आप लोग हो, जब आप 18 years के हो जाओगे तो आप भी वोट दे सकते हो. तो यूनिवर्सल मीन्स इक्वल सबके लिए. एडल्ट मीन्स द वन पर्सन हु इज़ द एज ऑफ 18 years और अबव. फ्रेंचाइज मीन्स आपको राइट है, ठीक है. और द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल होना चाहिए. किस में होना चाहिए? इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो जहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों का अपने कंट्री के अफेयर्स में, वहीं पे डेमोक्रेसी जो होती है सक्सेसफुल हो जाती है. जब लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति हो जाती है और वो और ज़्यादा दे टेक मोर इंटरेस्ट, ठीक है, उस सिस्टम को फंक्शन करने के लिए. द पीपल दे स्टार्ट टेकिंग मोर इंटरेस्ट. दोज हु हैव वोटेड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं. एंड दोज हु डिड नॉट वोट फॉर दोज कैंडिडेट ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हाईलाइट देयर शॉर्टकमिंग्स, ठीक है. तो आप उसको अपोजिशन पार्टी भी कह सकते हो कि जैसे एक तो बीजेपी को फॉलो कर रहा है और एक कांग्रेस को, है ना. तो मैंने बीजेपी को फॉलो किया है तो बीजेपी जीत गई तो आई एम सेलिब्रेटिंग माय सक्सेस. और क्योंकि ऑपोजिट जो मेरे ऑपोजिट बैठा है उसने कांग्रेस को मतलब इलेक्ट किया है, तो वो कांग्रेस कैंडिडेट उनका नहीं जीता है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे शॉर्ट कमिंग्स जो बीजेपी के शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हमेशा हाईलाइट करते रहता है, ठीक है. तो अदर वे इट इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि एक दूसरे की अगर शॉर्ट कमिंग्स को बताते रहेंगे तो हर कोई जो है उसको डर रहेगा कि मेरी कोई गलती ना पकड़ ले, है ना. हर गवर्नमेंट को यही गलत रहेगा कि जो भी पार्टी जीतेगी तो उसको ये रहेगा कि मुझे अच्छे से काम करना है कि मेरी कोई गलती पकड़ी ना जाए. एज द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है, तो इट इज़ अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्योंकि मेजॉरिटी की सपोर्ट से बनती है तो वो हमेशा लोगों को आंसरेबल होती है, कोई भी जो भी काम करते हैं वो लोग. एज इलेक्शंस हैपन रेगुलरली आफ्टर एवरी फिक्स टर्म द गवर्नमेंट मेक्स लॉज विच अकोमोडेटेड द डिफरेंट कम्युनिटीज़. तो क्योंकि हर फिक्स टर्म क्या होता है, एवरी 5 years के बाद आपके इलेक्शंस होते हैं, है ना. तो इलेक्शन रेगुलरली होते हैं हर 5 साल के बाद. तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बना देती है और उसी में सब डिफरेंट अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ इसमें अकोमोडेट करती हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग. सो इट इज़ ऑलवेज सेंसिटिव टू द राइट्स ऑफ द सिटीज़न, ठीक है. तो ये सिटीजन्स के जो अधिकार हैं वो मतलब हमेशा एक तरह से बहुत नाजुक होते हैं. उनको हर तरह से गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि कहीं किसी का दिल दुखा ना दे, ठीक है. सो इन दिस वे द active participation of people are there to form a democratic government. Now children, when people enjoy the right to elect and to remove their ruler, it is a political democracy, ठीक है. अगर हमारे पास अधिकार है, हम किसी को इलेक्ट करें और उसको उस रूलर को हम रिमूव कर दें अगर हमें वो पसंद नहीं है, तो ये क्या बन गई, हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. पर जो हमारी सोशल लाइफ है ना, जो लोगों की सोशल लाइफ है उसमें अभी भी बहुत सारी इनजस्टिस होती हैं. अगर आप डेली लाइफ में देखेंगे बहुत सारी इनजस्टिस अभी भी आप देखते हो. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल होती है अगर सोसाइटी जो है डेमोक्रेटिक हो. आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि वहाँ कोई भी उस सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. कोई भी मतलब किसी भी तरह का उस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी इविल्स ना हो, जैसे कास्ट सिस्टम हो, अनटचेबिलिटी हो. ये सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, सोसाइटी के जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको स्पॉइल कर देती हैं. सारे मेन और वुमेन सबको इक्वली ट्रीट करें, उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ग्रोथ और डेवलपमेंट में. तो किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है. किसी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में मनाही नहीं होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, ठीक है. तो पहले क्या था, इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था.
जिससे कि अनटचेबिलिटी हो जाती, अनटचेबिलिटी वो फॉलो करते थे। नाउ वैसे तो वो एबॉलिश हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट फिर भी उसने एक वॉल क्रिएट कर दी है, जिसको आप कह सकते हो हाई कास्ट एंड लो कास्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी डिवाइड हो गई है। डिवाइड ही नहीं हुई बल्कि बहुत सारे जो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल है बेटा, उनकी बेसिक राइट से वो डिप्राइव हो चुके हैं। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो, उसमें ये सारे सोशल डिफरेंसेस रिमूव होने चाहिए। एक बार सब इक्वल हो गए, मैन एंड वुमेन सारे इक्वल बन जाते हैं, तो अपने आप पॉलिटिकली भी वो इक्वल हो जाएंगे। दस आप कह सकते हो कि ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। ओके, सो इंडिया की जर्नी जो है एज अ डेमोक्रेसी, देखिए बेटा पहले जो था इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के अंडर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक हमारे ऊपर रूल किया है। तो इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। उनके रूल के बाद ही हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाई है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर किया कि इंडिया एक सोवरेन है, आज़ाद है, सोशलिस्ट है, ठीक है, सेकुलर मीन्स इतने सारे उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। गॉट इट? Now, children, you have come to know what is democracy, है ना? Where no discrimination is there, where equality is there, powers are in the hand of people, है ना? So, इंडिया की जर्नी एज अ डेमोक्रेसी कैसे पहुंची इंडिया डेमोक्रेसी तक? तो देखिए बेटा, पहले ब्रिटिश रूल था, नियर अबाउट 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया। उनके जाने के बाद ही, व्हेन दे क्विटेड इंडिया, ओनली आफ्टर दैट आर इंडिया बिकेम द डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया इंडिया को एक सोवरेन, मतलब स्वतंत्र, सोशलिस्ट, समाजवादी, यानी कि आप कह सकते हो कि समाज के जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही पैसा जाए, ना कि प्राइवेट ओनर्स को जाए, है ना। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, कि धर्म, इतने सारे धर्म हैं, उनको 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 साइड में करके, ठीक है, उनसे हट के जुट के काम करना, यूनाइटेड होकर काम करना, कि धर्म का बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बन चुका था उनके जाने के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है मेन सोर्स ऑफ लॉ है और पावर हमारी इंडिया में, और ये लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। और डेमोक्रेसी में जो लोगों को मतलब सेफ गार्ड किया जाता है उन लोगों से, मतलब ताकि वो अपनी पावर्स का मिस यूज़ ना करे। वो कौन से हैं जिनकी पावर अपनी मिस यूज़ ना करे? पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है। तो द पीपल नीड टू बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट मिस यूज़ ऑफ पावर बाय दोज हु एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, ठीक है। जो लोग अपनी पॉलिटिकल पावर का मिस यूज़ ना करें, उन लोगों से हमारे लोगों को बचाया जाता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि इन लोगों को हमारे को बचाना है फ्रॉम दोज हु एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे सिटीजन्स को एक राइट के फॉर्म में सारे एसेंशियल्स उनको देता है, ताकि वो उनको सेफ गार्ड कर सके, ठीक है, हमारे इंडियन पीपल को सेफ गार्ड कर सके। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर भी देता है हमारी डेमोक्रेसी को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर टू आवर डेमोक्रेसी। अब 26 जनवरी 1950 जो इंडिया था हमारा रिपब्लिक बन गया था। अब क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को? उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर तो कर दिया था रिपब्लिक, इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ रिपब्लिक। तो आप कह सकते हो उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बन तो पहले गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। ओके, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने लिखा था अजम्पशन ऑफ द स्टेटस ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ब्रिंग्स इनटू फोर्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो इंडिया है, तो उसका जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग इनटू फोर्स मीन्स वो लागू होता है, जिससे अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो जाती है। और ये सबसे बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल राइट्स का, अगर हम कंपेयर करें इसको किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इंक्लूड्स द मोस्ट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स
ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब डेमोक्रेसी एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। जैसे अगर हम कंपेयर करें पास से, तो आहिस्ता आहिस्ता सबने इस डेमोक्रेसी को फॉलो कर लिया। इसका मेन रीज़न है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जो एक सिटीज़न को डेमोक्रेसी प्रॉमिस करे, है ना, विच डेमोक्रेसी promises टू द सिटीजन। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज द रिस्पेक्ट एंड सम फंडामेंटल राइट विच डेमोक्रेसी promises टू द सिटीजन, कि सिटीजन्स को कुछ रिस्पेक्ट और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है या फंडामेंटल अधिकार जो है वो दें, ठीक है। तो पीपल जैसे कि कंट्री है हमारी नेपाल, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, मलेशिया, साउथ कोरिया, इन सब ने ना डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली है अपने ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स से और मिलिट्री रूल से उनको हटा के, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर हो गई है क्योंकि ये नीड्स ऑफ द पीपल को पहले रखती है एज कंपेयर टू द डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Now the next topic is political parties. So in this topic they are telling you that India के पास मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी मीन्स many party system। आपको पता है ना बेटा, so many parties are there in India, like BJP is there, Congress is there, है ना, then AAP party is there, okay, then AIMDMK है, ठीक है, और यू कैन से इट BSP है ना, देन SP है, समाजवादी पार्टी, यानी कि SP मीन्स समाजवादी पार्टी एंड BSP मीन्स बहुजन समाज पार्टी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अलग सबको मतलब अलाउड होता है टू फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है। तो अलग अलग पार्टीज़ बना सकते हैं इंडिया में और वो फंक्शन भी कर सकती हैं। अब व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी? Political party is formed by a group of people who possesses similar ideologies about how to approach and tackle national issues। तो कोई भी ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी होती है जो कुछ लोग मिलके बनाते हैं जिनकी सिमिलर आइडियोलॉजी, जिनके आइडियाज़ मैच करते हैं आपस में कि किस तरह से वो अपने नेशनल इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनके सिमिलर आइडियाज़ हो जाते हैं वो सब मिलके क्या बना लेते हैं, अपनी एक पार्टी बना लेते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी, और उसको एक नेम दे देते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अलग अलग अपने व्यू पॉइंट्स और ओपिनियंस देती हैं लोगों को, और वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। इस तरह से लोगों को भी इंगेज कर लेती हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। नाउ चिल्ड्रन, अब जब जो है कंटेस्ट हो जाते हैं इलेक्शंस और लोग भी इंगेज हो जाते हैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, तो फिर क्या होता है, तो वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि आप हेल्प करती है लॉज को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में और इन्फोर्स करने में, ठीक है। सो जब इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टीज़ और कैंडिडेट होते हैं वो एक दूसरे से कंटेस्ट करते हैं, आपस में कंटेस्ट करते हैं ताकि वो विन कर सके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए, ठीक है। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने के लिए पूरी मतलब कोशिश करते हैं, कंटेस्ट करते हैं। जो पार्टी विन कर जाती है, मतलब जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी आ जाती है, मेजॉरिटी बेटा वो होती है जैसे 50% से जो लोग ज़्यादा वोट जिनको सीट्स मिल जाती हैं, मतलब विन कर लेते हैं जो पार्टी, वो मेजॉरिटी हो जाती है, ठीक है। द पार्टी हु विन्स अ मेजॉरिटी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। जो मेजॉरिटी मतलब आपकी 50%, सपोज करो टोटल आपकी 300 सीट्स हैं, अब एक पार्टी को 300 में से कम 150 से ज़्यादा, ठीक है ना, 150 से ज़्यादा जो है उनको सीट्स जीतनी पड़ेंगे तभी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी उसी को बोलते हैं, जो मेजॉरिटी होती है वही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं विन करती है मेजॉरिटी, तो पार्टीज़ क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और ताकि जो जितना नंबर ऑफ़ सीट्स रिक्वायर होती है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ मोर देन 50%, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में सलाह करती हैं और आपस में इकट्ठा होके एक मतलब गवर्नमेंट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है।
The United Progressive Alliance UPA headed by Congress and National Democratic Alliance headed by BJP are well known alliance in India. ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था वो उसको हेड किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस किसने हेड किया था? बीजेपी। ये दोनों पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट बनाई है दोनों ने, कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट। लेकिन इनमें हेड किसने बने थे? यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस बनी थी और एनडीए में बीजेपी बनी थी। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल गवर्नमेंट forming government party forming a government in a country and in a coalition government coalition government तभी बनती है जब जो लोग हैं आपकी उनको मैक्सिमम सीट जितनी उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, मेजॉरिटी बनाने के लिए जब वो नहीं जीत पाते हैं तो 2-3 पार्टीज़ मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। नाउ चिल्ड्रन, हमारी जो कंट्री में देर आर डिफरेंट नेशनल पार्टीज़ एज वेल एज स्टेट पार्टीज़। नेशनल पार्टी मीन्स जो नेशनल लेवल पे पार्टीज़ होती हैं और स्टेट पार्टीज़ जो स्टेट लेवल पे होती हैं। ठीक है, वो नेशनल लेवल पे नहीं पहुंची, खाली स्टेट पे ही वर्कआउट करती हैं। तो पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। 6 नेशनल पार्टीज़ आर देयर। ठीक है, जो आपकी पूरी कंट्री को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट है एट मोमेंट। पहली है भारतीय जनता पार्टी, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ देयर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें 2 है, एक मार्क्सिस्ट थ्योरी को लेके चलती है और एक बिना मार्क्सिस्ट थ्योरी के है। तो बहुजन समाज पार्टी इज़ ऑल्सो देयर, नेशनल कांग्रेस पार्टी इज़ ऑल्सो देयर। तो ये आपकी 6 जो हैं मेन पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं। अब पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज़ के बारे में। सो बहुत सारी स्टेट पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया में और वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में फंक्शन करती हैं। नियर अबाउट दे आर 50 स्टेट पार्टीज़ इन इंडिया जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं कि हाँ ये पार्टीज़ जो हैं स्टेट पार्टीज़ हैं। सो ये जो पार्टीज़ हैं इंस्ट्रूमेंटल इन रिप्रेजेंटिंग द डिमांड्स ऑफ द पीपल इन द स्टेट। ठीक है, ये मतलब मेनली वर्कआउट कहाँ करती, कहाँ इंस्ट्रूमेंटल है, अपने लोगों की, जो स्टेट के लोग हैं उनकी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इस तरह से डेमोक्रेसी को हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को एक्सपैंड होने के लिए हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, सम वेल नोन स्टेट पार्टीज़ आप कह सकते हैं असम गण परिषद, शिरोमणि अकाली दल इन पंजाब। ठीक है, देन तेलुगु देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये आपकी स्टेट पार्टीज़ हैं। ओके, so now you have come to know about the national parties and the difference between the national parties and state parties. The parties which are working in the state, they are state parties. Parties which are working as a national level, at a national level, they are known as. Now children, the next topic is election commission. From the name it is clear कि जो elections करवाते हैं तो उनको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जितने भी इलेक्शंस होते हैं इनके थ्रू होते हैं और इसका मेन रोल जो होता है इलेक्शन कमीशन का, वो ये कोशिश होती है इनकी कि जो इलेक्शंस हो वो फ्री और फेयर हों। ठीक है, किसी के दबाव के नीचे आके ना होने चाहिए वो इलेक्शंस और बिल्कुल सबको एक जैसा व्यवहार सबके साथ, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को वोटिंग करने दे दिया, किसी को नहीं करने दे दिया, तो फेयर होता है। ठीक है, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं, फ्री एंड फेयर वाले इलेक्शंस इनका करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो किसको हेड करता है? हेड्स द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसको हेड करता है, मतलब इसका जो इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन द नेक्स्ट इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन से हुए? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो हमारे इंडिया का है उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं इसको इलेक्शन को बेटर करने के लिए। ठीक है, ताकि कोई किसी का दबाव ना रहे, सब इंडिपेंडेंटली अपना जो इलेक्शंस कर पाएँ और उसमें कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो, कुछ गलत चीज़ें ना हो। तो उस गलत चीज़ों को से बचाव करने के लिए और सबका फ्री
और फेयर इलेक्शंस हों, उन सब चीज़ों को देखने के लिए तो हमारी इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आपको नीचे मैं अभी दिखाऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, EVM जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है, वो इंट्रोड्यूस की ताकि जो वोट्स की काउंटिंग और कास्टिंग जो है बड़ी एफिशिएंटली हो जाए। ठीक है, लोग अच्छे से उसको एफिशिएंटली डालें और उसकी काउंटिंग भी अच्छे से हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए, कोई इसमें कोई मैल प्रैक्टिस ना जा सके, हो पाए, सॉरी। तो इलेक्ट्रल रोल्स भी बनाए गए विच कंटेन्स द नेम्स ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑफ एन एरिया। उस एरिया के एलिजिबल वोटर्स कौन से हैं वो बताने के लिए वो सारे कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं इलेक्ट्रल रोल्स में, ताकि एरर्स जो है मिनिमाइज हो सके। और एक तीसरी बात उन्होंने क्या करी है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स भी उन्होंने मतलब इशू कर दिए हैं, जो इनका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एपिक, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। तो ये भी एक रिफ़ॉर्म है, ये भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म्स करी हैं ताकि जो वोटर्स हैं अपने आइडेंटिटी प्रूफ दिखा सकें अपने वोट्स को कास्ट करने के लिए, मीन्स अपनी वोट देने के लिए वो अपने वोटर जो हैं अपनी आईडी दिखाएंगे और इलेक्ट्रल रोल में उनके नेम्स ऑलरेडी होंगे, कंप्यूटराइज्ड होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू अपना वो वोटिंग दे सकें ताकि वो एफिशिएंटली कास्ट कर सकें और वोट्स की काउंटिंग अच्छी तरह से हो सके। तो ये इलेक्शन कमीशन ने रिफॉर्म्स किए हैं हमारे इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट इज़ इकोफीट। इकोफीट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI ये लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने ताकि एयर की क्वालिटी को वॉच कर सके गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी कंट्री में इससे क्या हो गया, तो इससे आपका जो पॉल्यूटेंट्स जो है आपकी डेंजरस राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स है आपके एयर में, उसके बारे में अवेयरनेस मिलती है और दे हैव गॉट द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि कैसे मिला राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भी हमारा एक राइट टू लाइफ में ऐड हो गया था। राइट टू लाइफ जो आपको गवर्नमेंट ने आपके राइट्स दिए हैं, ठीक है, सिटीजन्स राइट्स दिए हैं, उसमें से एक राइट ये भी दिया गया कि राइट टू लाइफ में आपको हक है कि आप क्लीन एनवायरनमेंट आपको मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया, तो ताकि आपको पता चल सके कितनी पॉल्यूटेंट है आपकी एयर आपकी कंट्री में या उस एरिया में। नाउ नेक्स्ट इज़ फैक्ट क्वेस्ट। तो जो इंडेलिबल इंक विच इज़ यूज टू मार्क वोटर्स फिंगर, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई है उसमें, तो उसमें एक सिल्वर नाइट्रेट प्रोडक्ट होता है जो जैसे ही लाइट के एक्सपोजर में आता है तो वो डार्कर हो जाता है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के जो फिंगर जब वो एक दिन पहले जिस दिन वो डाल के आते हैं वोटिंग, वो इतना डार्क नहीं होता जितना आप नेक्स्ट डे देखते हो जितना डार्क हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ कंसिडर द सिंबल ऑफ नोटा। ठीक है, तो जो हमारी राइट टू वोट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है जो हमारी कंट्री के लोगों को मिली हुई है। अर्लियर जो था ये बहुत सारे लोग जो थे इस राइट टू वोट को यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं होता था। जो कैंडिडेट हर पार्टी की तरफ से इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे होते थे, खड़े होते थे, उनको वो कोई भी कैंडिडेट उनको पसंद नहीं आता था। तो इसलिए वो क्या करते थे, उनको वोट करने के लिए जाते ही नहीं थे क्योंकि उनको जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको कोई सा भी उनमें पसंद नहीं था। तो ताकि वो लोग जाएं, ठीक है, जिनको नहीं भी पसंद है तो वो लोग भी जाएं, तो एक ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। ये इंट्रोड्यूस किया गया 18 सितंबर 2015 में। ठीक है, इससे सिटीजन्स को क्या हक मिला कि दे डोंट वांट टू वोट एनीवन, क्योंकि उनको वो कैंडिडेट्स जो हैं उनको वर्दी नहीं लगते हैं, उनको लगता नहीं कि ये कैंडिडेट्स राइट हैं जीतने के लिए। तो ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करा उन्होंने, मतलब इन सुप्रीम कोर्ट ने उनका डायरेक्ट निर्देश दिए, तो इलेक्शन कमीशन जो हमारे इंडिया का था उन्होंने एक ऑप्शन इंक्लूड कर दिया नोटा इन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिससे क्या था कि राइट टू रिजेक्ट वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज एन इलेक्टोरल रिफॉर्म रिक्वायर्ड टू मेक द पॉलिटिशियन मोर रिस्पॉन्सिबल।
तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि ये राइट टू रिजेक्ट जो है इसलिए दिया गया है ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म में, ताकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल बन सके जब उनको उनके जो सिटीजन्स हैं उनको इस वाले जो है ऑप्शन पे ऑप्ट कर दें, नोटा पे ऑप्ट कर दें, मीन्स नन ऑफ द अबव, कि हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो अब आपको वो नोटा का मतलब समझ आ गया। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस्ड? इट वॉज इंट्रोड्यूसेस so that if any citizen does not feel that the citizen is worthy, that the politician who is contesting, या candidate who is contesting is worthy for their vote, so they can also, they should also have some option in one which they can put the click. So how has it made India's democracy better? इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे बेटर करी? इंडिया की डेमोक्रेसी ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह से बेटर कर दी कि जो लोग किसी को पसंद नहीं करते उनको पूरा हक है कि वो उनको बता सके कि हम आपको पसंद नहीं करते। तो डेमोक्रेटिक हो गया ना, कि उनको कह रहे कि हम आपके काम से खुश नहीं, हम नहीं चाहते आप बने, है ना। तो ये चीज़ भी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में एडिड हो चुकी है ऑन September 18, 2000। ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड कनेक्ट। दुनिया के बारे में क्या कनेक्शन है वो भी पढ़ते हैं हम। सो 407 years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now here the word is written 407 years ago. 4 score का मतलब क्या होता है बेटा? स्कोर का मतलब होता है 20। तो 4 स्कोर क्या हो गया? 20 into 4 80 and 7 years ago means 87 years ago कि जो हमारे फादर्स हैं इस कॉन्टिनेंट में उन्होंने इस तरह का नेशन लेके आए जिसके अंदर लिबर्टी थी, ठीक है, और ये बताया गया था कि सारे मैन जो हैं वो एक जैसे ही बने हुए हैं, एक जैसे क्रिएट करे गए हैं। अब देख सके ये चीज़ दी थी आपको अब्राहम लिंकन ने एट द गेटिसबर्ग एड्रेस, ठीक है, ये सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने स्टार्ट किया था। सो नाउ वी आर, ये अब्राहम लिंकन ने सब लिखा हुआ है इसमें, वही मतलब उसकी बुक में से निकाला गया है ये। नाउ वी आर एंगेज्ड इन सिविल वॉर, ग्रेट सिविल वॉर, वी आर मेट ऑन अ ग्रेट बैटल फील्ड ऑफ दैट वॉर। तो ठीक है, हम सिविल वॉर में एंगेज्ड हैं और बहुत बड़ी बैटल फील्ड में हम मिले हैं। वी हैव कम टू डेडिकेट अ पोर्शन ऑफ दैट फील्ड एज फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर दोज हु हेयर गेव देयर लाइव्स दैट नेशन माइट लिव, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पोर्शन जो है फील्ड का डेडिकेट किया उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इस फाइट में अपनी लाइव्स दी थी, ठीक है। द वर्ल्ड विल लिटिल नॉट लॉन्गर रिमेंबर व्हाट वी से हियर बट इट कैन नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड हियर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है इसके बारे में बहुत ही कम ध्यान रखेगा, लंबे समय तक उसको याद नहीं करेगा क्या हमने अब कहा है, पर बट इट कैन नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड हियर, पर वो कभी ऐसे भुलाया नहीं जा सकता कि क्या उन्होंने किया था। तो ये हमारे लिए है, हमारी रहने के लिए है कि टू बी डेडिकेटेड हियर टू द अनफिनिश्ड वर्क विच दे हु फॉट हियर हैव दस फॉर सो नोबली एडवांस्ड। तो कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए और उन लोगों के लिए डेडिकेट किया गया है जिन्होंने अपना अनफिनिश्ड वर्क छोड़ा है और जिन्होंने यहाँ पे रुक के लड़ाई करी है, ठीक है, तभी हम इतना एडवांस तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। इट इज़ रादर फॉर अस टू बी हियर डेडिकेटेड टू द ग्रेट टास्क रिमेनिंग बिफोर अस। तो ये हमारे लिए है कि जो भी एक बहुत लंबा बड़ा मतलब इतना बड़ा काम जो है हमें जो बच गया है, रह चुका है, ठीक है, हमारे आगे जो बचा हुआ पड़ा है, तो हमारे को डेडिकेट करा गया है कि हम इसको पूरा करें। दैट फ्रॉम दीज ओनर डेड वी टेक इंक्रीज डिवोशन टू दैट कॉज फॉर विच दे गेव द लास्ट फुल मेजर ऑफ डिवोशन, ठीक है। तो ये जो कह रहे मरे हुए लोग हैं, ठीक है, उनकी ऑनर से हमें ये सब
मिला है, ये इतनी डिवोशन मिली है कि हमें पूरा, फॉर विच दे गेव द लास्ट फुल मेजर ऑफ डिवोशन, कि उन्होंने पूरा अपना जो है आखिर का पूरी तरीके से अपना पूरा उन्होंने डिवोट कर दिया है हमारे लिए, दैट वी हियर हाईली रिजॉल्व दैट दीज डेड शैल नॉट हैव डाइड इन वेन। तो कि हम ये चीज़ सोचते हैं कि ये जो जो मर चुके हैं तो ऐसे ही नहीं, वो उनका मरना जो है ऐसे ही बेकार में नहीं जाना चाहिए, कि ये जो नेशन है अंडर गॉड शैल हैव न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम। तो गॉड के नीचे जो ये नेशन है, तो ये एक नया न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम मिली है इस नेशन को, कि मतलब उनको एक नया फ्रीडम का एक वो मिला है। एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। इसीलिए ठीक है, कह रहा है कि गॉड की दया से ये नया बर्थ फ्रीडम का हम सबको मिला है। और ये गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की होनी चाहिए, लोगों द्वारा होनी चाहिए, फॉर द पीपल होनी चाहिए, है ना, उनकी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह की गवर्नमेंट जो है हमारी धरती पे से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पूरा जो आपने ऊपर पढ़ा है मैंने, ये सारा एक्सर्ट निकला है फेमस गेट्सबर्ग को। तो चिल्ड्रन, ये जो जितना भी हमने ऊपर अभी पढ़ा है अब्राहम लिंकन ने लिखा है, तो ये उसकी एक अब्राहम लिंकन की जो बुक है गेट्सबर्ग एड्रेस, उसमें से निकाला गया कुछ पार्ट है। और उसने डेफिनेशन, मेनली इसको लिखने का यही रीज़न है कि उसने एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी 19 नवंबर 1863 में, 87 ईयर्स बैक, कि इस तरह की गवर्नमेंट जो लोगों की है, लोगों द्वारा है, लोगों के लिए है, ये इस धरती पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो दिस प्रॉपर डेफिनेशन वाज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन ने गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी है, द गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये उसने, अगर आपको पूछा है व्हाट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय द अब्राहम लिंकन, है ना, फॉर द गवर्नमेंट, सो ही सेड द गवर्नमेंट शुड बी of the people, by the people and for the people. Okay, so this is the end of the chapter. Children, one more thing I want to tell you, that this picture, that excerpt I have told you right now, that he has given the definition of democracy. Abraham Lincoln, he was the president of America. He belongs to very poor family. He used to study in the streets only. ठीक है, बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे, और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई भी वो भी स्ट्रीट, मतलब गली, जो आपकी गलियों में लाइट होती थी उसमें बैठ के उन्होंने पूरी करी थी, और एक दिन वो देश के प्रेसिडेंट बन गए। ओके, सो दिस इज़ द थिंग अबाउट हिम। सो ही वॉज वेरी हार्ड वर्कर। सो एवरी वन कैन, इफ समबडी डज their वर्क हार्ड, they can become something in their life. So we must learn from him. Now children, here is the flow chart. अब देखिए डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल गवर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेसी किस तरह की फॉर्म है गवर्नमेंट की, जहाँ पे लोग अपने आप गवर्न करते हैं, या तो डायरेक्टली गवर्न कर लेते हैं, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने वोटिंग के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए हैं, उनके थ्रू वो गवर्न करते हैं। तो और डेमोक्रेसी में क्या है, एक इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शंस फॉर्म करता है, सबको एक फेयर एंड इक्वल जो है इलेक्शन कमेंस करता है, जिसमें कोई मैल प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देता है। और फीचर्स क्या हैं इसके डेमोक्रेसी के, कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, यानी कि 18 ईयर्स का एडल्ट जो है वो वोट दे सकता है, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है वो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, वो नेशनल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं। नेशनल लेवल पे हमने अभी 6 पार्टीज़ करी थी, देन रीजनल पार्टीज़ हमने करी थी, है ना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द chapter. Now children, you have to draw this flow chart on the first page of your notebook.
ठीक है, जब आप चैप्टर बिगिन करेंगे सबसे पहले आप यही फ्लो चार्ट बनाएंगे. ओके, with this we end with the chapter. Hope you all have understood properly.